भारत की आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज के ऊपर ईरान की तरफ से अब क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, बांग्लादेश ने भारत के क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के बारे में क्या कमेंट किया है और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्लिम उम्मा का खलीफा बनने की कोशिश कैसे कर दी है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के बारे में। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान जुलाई महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन गया है, जिसके बाद अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स का एजेंडा डिसाइड करने, डिबेट्स करवाने और प्रेसिडेंट होने के नाते सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज करने का भी अधिकार पाकिस्तान के पास आ गया है। और पिछले कल पाकिस्तान ये अधिकार एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी संभालने के बाद पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आसिम इफ्तिकार अहमद ने प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को उठाया और कहा कि कश्मीर का मसला काफी दशकों पुराना मसला है, जिसके कारण आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशंस और तनाव बना रहता है। पाकिस्तान अभी तो टेम्परेरी समय के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में आया है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली सिक्योरिटी काउंसिल एंड स्पेशली परमानेंट मेंबर्स की बनती है कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के आधार पर कश्मीर मसले का निपटारा किया जाए, क्योंकि कश्मीर मुद्दे को जो पॉलिटिकल, लीगल, ह्यूमन राइट्स और रीजनल सिक्योरिटी डायमेंशंस हैं, उसकी वजह से इसको इग्नोर करना अब पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो गया है। कश्मीर का रोना करने के साथ ही पाकिस्तान ने जो डिबेट्स ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है वो भी उन्होंने बताई। पहली डिबेट पाकिस्तान होस्ट करेगा 22 जुलाई को और इसका फोकस होगा प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू मल्टीलेटरल एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि मल्टी कंट्री कोऑपरेशन की मदद से शांतिपूर्ण हल निकाला जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ये डिबेट तो चलो फिर भी ठीक है। अब जो सेकंड डिबेट पाकिस्तान 24 जुलाई को होस्ट करेगा वो डिबेट है कोऑपरेशन बिटवीन यूनाइटेड नेशंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस और मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बीच आपसी सहयोग और तालमेल को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होगी। अभी जो सेकंड डिबेट है, ये जो पाकिस्तान ने 24 जुलाई के लिए रखवाई, ये डिबेट करके पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि हमने मुस्लिम कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और मुस्लिम कम्युनिटी की कितनी चिंता है, इसलिए हमने अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर ये डिबेट रखवाई है। यानी एक तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुस्लिम कंट्रीज के सामने पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की कोशिश है। इसके साथ ही एक बात ये भी नोट करने वाली है कि ये दोनों डिबेट्स होस्ट करने के लिए पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेजेंट होंगे, यानी कि पाकिस्तान इस महीने की प्रेसिडेंसी को पूरी तरह से मिल करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, ड्रामा टीवी, न्यूज चैनल्स और इन्फ्लुएंसर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अब इस आर्टिकल को इस समय भारत में कई सारे लोग लगातार शेयर कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के अकाउंट्स के ऊपर से बैन को नहीं हटाया था, बल्कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर बैन लगता है वो टाइम बाउंड होता है, यानी कि उसकी भी एक वैलिडिटी होती है। इस केस में 2 महीने के लिए टाइम बाउंड बैन लगा होता है और 2 महीने कंप्लीट होने के बाद सोशल मीडिया प्रोफाइल से बैन हट जाता है, इसलिए उनको 2 महीने के बाद दोबारा से ब्लॉक करना होता है और उसके लिए सरकार और ब्यूरोक्रेट्स को सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर रीब्लॉकिंग रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। लेकिन इस बार कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स के लिए ये रीब्लॉकिंग ऑर्डर्स टाइम के ऊपर इशू नहीं हुए थे, इसलिए कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स भारत में कुछ समय तक अनब्लॉक हो गए थे। लेकिन अब भारत सरकार ने एक बार फिर इन अकाउंट्स को दोबारा से ब्लॉक करने के ऑर्डर्स री इशू कर दिए हैं और अब 1 बाय 1 इन सब अकाउंट्स को भारत में दोबारा से ब्लॉक किया जा रहा है। अब ये फेक न्यूज है या फिर कंफर्म, ये तो खैर पता नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये जितने भी पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं ये केवल 2-2 महीने के लिए ब्लॉक ही क्यों हो रहे हैं। 2-2 महीने की बजाय एक ही बार में इन सबको हमेशा के लिए परमानेंट बैन क्यों नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने बार बार कश्मीर मुद्दे को उठाकर ईरान के लोगों में भारत के खिलाफ काफी नफरत फैला दी है। न सिर्फ ईरान के एम्बेसडर या फिर ईरान के मिनिस्टर्स, बल्कि अब ईरान के न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर और टीवी डिबेट्स तक पहुंच गई है। दरअसल ईरान से अगेन एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि ईरान के कई सारे हार्डलाइन न्यूज चैनल्स और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स अब ये फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में जो भारत के सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी मदद से ईरानियंस के सेंसिटिव डेटा और इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जा रहा है और वो फिर इजराइल के साथ शेयर करके भारत इजराइल की मदद कर रहा है। अब क्योंकि ईरान के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बिल्कुल भी अच्छे रिलेशंस नहीं है, ईरान के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगे हैं, इसलिए ईरान की कई सारी कंपनीज भारत की आईटी कंपनी से सर्विस लेती हैं। इसी को आधार बनाकर ईरान के न्यूज चैनल्स अब फेक स्टोरीज बना रहे हैं। रिपोर्ट में कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज का हवाला देकर यह क्लेम किया गया है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद भी इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व है
और भारत के सॉफ्टवेयर जो भी डेटा और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो सीधा सीधा इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के पास ही जा रही है। इसके साथ ये क्लेम किया गया है कि भारत जो सॉफ्टवेयर ईरान को सप्लाई कर रहा है उनमें से कई सारे तो भारत ने बनाए भी नहीं है, वो एक्चुअल में इजराइल ने बनाए हैं और भारत की मदद से भारत के नाम के ऊपर ईरान को दे दिए गए हैं। और अब इजराइल उन इंडियन सॉफ्टवेयर की मदद से लाइव डेटा अपनी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को प्रोवाइड कर रहा है। अब जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर ईरान की इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं उसमें सिविल रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट डेटा, एयरपोर्ट सिस्टम, लोकेशंस वगैरह से रिलेटेड सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज को मेंशन किया गया है। रिपोर्ट में इन सॉफ्टवेयर के बारे में कहा गया है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कई बार ईरान के मिलिट्री इक्विपमेंट को भी डिसरप्ट करते हैं और जो उनको रिमोटली एक्टिवेट कर देता है। यानी इन सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रोग्राम डाल दिए गए हैं जिनकी मदद से इजराइल अपने देश में बैठे बैठे ईरान के हथियार रिमोटली एक्टिवेट करके ऑपरेशंस कर लेता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेम इसी तरह के सॉफ्टवेयर बाकी के गल्फ देश जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत इन सब देशों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके साथ इस रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट है उसकी मदद भी ली जा रही है और स्टारलिंक भी इसमें इन्वॉल्व है। अब हैरानी इस बात की है कि एक तो भारत की कंपनीज और आईटी सर्विसेज ईरान को वेस्टर्न कंट्रीज का एक ऑल्टरनेटिव दे रही हैं, चीपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और सामने से ईरान की तरफ से भारत के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ईरान की गवर्नमेंट ने अभी तक इस इशू के ऊपर कुछ नहीं बोला है। इस बात को अभी तक ईरान के न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स ही उछाल रहे हैं। लेकिन रिसेंट अटैक्स में इजराइल को ईरान की मिलिट्री लीडरशिप, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और काफी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की पिन पॉइंट लोकेशन पता थी एंड इजराइल ने इनमें से कई सारों को न्यूट्रलाइज भी किया। इसलिए अब ईरान की गवर्नमेंट ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतने सारे सिक्योरिटी मेजर्स और प्रोटोकॉल्स के बाद भी आखिरकार इजराइल को पिन पॉइंट लोकेशन कैसे पता चल जाती है। इसी कड़ी में अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को भी इंस्पेक्ट किया जा रहा है और अब आईटी सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। नोट करने वाली बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि भारत ने जो ईरान को सॉफ्टवेयर सप्लाई किए हैं वो बैकएंड के ऊपर डेटा कलेक्ट करके इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को फॉरवर्ड कर रहे हैं। बस ये पॉइंट पकड़ा जा रहा है कि भारत ज्यादातर सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसके पीछे भारत ही होगा। ऐसा अज्यूम करके भारत को डिफेम किया जा रहा है और दुख की बात है कि इस प्रोपेगेंडा में ईरान के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स शामिल है। एटलीस्ट भारत के खिलाफ कोई सबूत आता तो हम मानते भी। अभी जो ईरान की मेंटालिटी है कि भारत इजराइल के साथ मिला हुआ है, ये मेंटालिटी इसलिए आ रही है क्योंकि भारत ईरान और इजराइल के मुद्दे के ऊपर पूरी तरह से न्यूट्रल है। पिछले कल हमने देखा था कि ईरान का जो पाकिस्तान में एम्बेसडर है वो भी ये कह रहा था कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अभी तक ईरान के लिए एक बार भी वोट नहीं किया है। और ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई खुद कई बार कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट रिलीज करके भारत के ऊपर ये आरोप लगा चुका है कि भारत कश्मीर के लोगों के ऊपर कड़े अत्याचार कर रहा है। इसलिए ईरान के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स अब थोड़े से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैचेस को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मीडिया कमेटी चेयरमैन इफ्तिकार रहमान ने मीडिया को जानकारी दी है कि भारत के क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की तरफ से उनको बताया गया है कि इंडिया बांग्लादेश की सीरीज जो अगले महीने 17 अगस्त को स्टार्ट होनी थी वो पोस्टपोन हो सकती है। भारत सरकार ने अभी तक इस सीरीज के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी है। इसके साथ ही इफ्तिकार रहमान ने यह भी कहा है कि भारत एंड बांग्लादेश के बीच जो ये 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जानी थी ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी का जो फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम है उसका पार्ट थी। यानी कि ये सीरीज आईसीसी की डायरेक्शंस के ऊपर शेड्यूल थी। बांग्लादेश की मीडिया कमेटी चेयरमैन इफ्तिकार रहमान ने आगे ये भी कहा कि ये सीरीज आईसीसी के प्रोग्राम का पार्ट है, इसलिए इसको कैंसिल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि भारत इस सीरीज को कैंसिल नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हाँ, इसको रीशेड्यूल करके बाद में ऐसे समय में किया जा सकता है जो दोनों बोर्ड्स को कन्वीनियंट लगे। ये कहना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। वैसे जब तक बांग्लादेश के अंदर वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती और ये जो बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, जब तक ये नहीं रुक जाता तब तक भारत को अपनी टीम को बांग्लादेश बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। और जहां तक बात है सीरीज को कैंसिल करने की या फिर आईसीसी या फिर ओलंपिक्स, भारत को जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। हमारे लिए हमारे प्लेस की सिक्योरिटी टॉप के ऊपर है। वैसे इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत को बांग्लादेश के साथ क्रिकेट सीरीज खेलनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।